अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज़ या सीएनएस में कोई चौथा पांचवा चैप्टर है बुक से। तो मैंने आपसे जैसे पहली वीडियो में बताया था कि कुछ चैप्टर्स मैं मिनी से करवाऊंगी, कुछ मिनी कैप्सन से और लिपिंग कॉर्ड से, कुछ मैं नोट से करवाऊंगी। तो जो पार्किंसन वाला चैप्टर है और एंटी डिप्रेसेंट्स वाला है वो मैं आपको नोट से करवाऊंगी और जो एंटी साइकोसिस है वो लिपिंग से करवाऊंगी और बाकी सारे इंशाल्लाह मिनी कैप्सन से। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फेसबुक का जो MBBS स्टफ का पेज है आपको वहाँ से मिल सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो या फिर अगर आपने मिनी से ही पढ़ना है या अगर आप लिपिन से पढ़ते हैं तो आप मेरी वीडियो देख के उधर से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बातें तो सारी एक जैसी ही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ की। इसमें जो आगे बाइपोलर और जो भी डिजीज़ लिखी हुई है ना वो हमने नहीं करनी है। आप जहाँ से भी पढ़ेंगे तो पार्किंसन वाली डिजीज़ सिर्फ करनी है और इन नोट्स में 3 सफ़ों के नोट्स हैं और इसमें जो है वो अच्छा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो एक हमारे पास हमने पार्किंसन के बारे में जनरल सब बात है कि पार्किंसंस डिजीज़, डिमेंशिया, और ये जो हमने सेकंड ईयर में भी पढ़ी थी, फिजियो में भी पढ़ी थी, एनाटमी में भी पढ़ी थी और हमारे प्रॉफ में भी इसी का क्वेश्चन आया था। खैर, तो एक हमारे पास पाथवे होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम की तरफ, ठीक है। ये वाला जो पाथवे होता है इसमें डोपामीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। डोपामीन का ना इनहिबिटरी इफेक्ट होता है गाबा के ऊपर, ठीक है। यानी कि गाबा को डोपामीन इनहिबिट करता है और अगर डोपामीन कम होगा तो गाबा को कोई इनहिबिट नहीं करेगा और गाबा का काम क्या था, इनहिबिट करना, तो इनहिबिशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो इस तरह से देख लें कि ये हमारे पास है गाबा, इसका काम आगे क्या होता है, ये नेगेटिव है ना, ये जो है वो इनहिबिशन कॉज करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इसको इनहिबिट कौन करता है, डोपामीन, ठीक है। इसने इसको इनहिबिट किया होता है ताकि आगे ये इनहिबिशन ना करे, लेकिन जब डोपामीन इनहिबिट हो जाएगा तो गाबा के ऊपर कोई इनहिबिशन नहीं होगी, आज़ाद हो जाएगा अपना काम करने के लिए और इसका काम क्या है, इनहिबिशन करना। तो क्या होगा कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द गाबा, डोपामीन कम तो मोर इनहिबिशन ऑन द थैलेमस। इसके अलावा जो डोपामीन होता है उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन के ऊपर और जब डोपामीन कम होता है तो इनहिबिशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन के ऊपर कम हो जाती है और एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास हमारे पास पार्किंसन में क्या मसले हुए, एक तो डोपामीन बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से इनहिबिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक हमारे पास एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें इसमें वो ड्रग्स देनी है जो कि डोपामीन को ज़्यादा करती हैं और एसिटाइलकोलिन को कम करती हैं, यानी एंटी मस्क्यूरेनिक ड्रग्स हम देंगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद ये लॉस ऑफ पिगमेंटेड सेल इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा दैट मेक एंड स्टोर डोपामीन, ये इसकी पैथोलॉजी है। और इसमें क्या होता है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, यानी हमें करना क्या होता है कि डोपामीन को ज़्यादा करना होता है और कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करना होता है। जो बाकी पैथोफिजियोलॉजी जो है ना, यही वाली बातें लिखी हुई हैं और इसमें आपको पहले में मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का आता है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये डोपामीन न्यूरॉन कैसे सिंथेसाइज होते हैं ये इसको करने की जरूरत नहीं है, टायरोसिन से डोपा से डोपामीन और ये सारा। एक बात ये है कि जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है ये डोपा को न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन है इसके अंदर इनहिबिट करता है और जो COMT होता है ना वो इधर पेरिफेरी में या सिनेप्स में करता है। उसके बाद पार्किंसन की रीजन अगर आप, एक होता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसन। ड्रग इंड्यूस वो होता है जो कि हम ऐसे ड्रग्स कुछ दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी पढ़नी है। साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि डोपामीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो डोपामीन को कम करती है। तो अगर उन ड्रग्स का एक्सेसिव यूज़ होगा तो क्या होगा, डोपामीन हद से ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ जाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो कॉज कर सकती हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। इसके अलावा कुछ एंटीमेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, तो उससे भी संभव, और रेजरप्रीन जो मोनोमाइंस को जो है वो ब्रेक करता है, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन सारे मोनोमाइंस होते हैं ना, तो ये 3 ड्रग्स हो गई। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। ये हमने बहुत डिटेल से फिजियो में भी पढ़े हुए हैं, तो इसमें से सवाल तो नहीं आता। फिर उसके बाद एंड में जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। गोल्स ऑफ थेरेपी के अंदर क्या होता है कि हमने डिले करना है प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़, इंसिडेंट्स कम करना है, इंप्रूव करनी है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, मिनिमाइज करना है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग थेरेपी। तो ये हमारे पास हो गया पार्किंसन के बारे में जनरल बातें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि जो ड्रग्स हम कौन सी यूज़ करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो ये डायग्राम शो करिए कि हमने एसिटाइलकोलिन को कम करना है और डोपामीन को हमने ज़्यादा करना है। तो ड्रग्स जो कि इंक्रीज़ करती हैं सिंथेसिस ऑफ डोपामीन, उसमें लीवाडोपा विद कार्बिडोपा है, यानी कि हमने सिंथेसिस ऑफ डोपामीन को ज़्यादा कर दिया या हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन को कम कर दिया। मैंने आपको पिछले में बताया था ना कि जो MAO इनहिबिटर्स होते हैं या COMT इनहिबिटर्स होते हैं डोपामीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ये न्यूरॉन्स के अंदर करता था, ये पेरिफेरी में करता था। और MAO-A होता है और एक MAO-B होता है। जो MAO-B होता है वो ब्रेन में होता है, तो हम यहाँ पे MAO-B की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MAO-B इनहिबिटर्स होते हैं स्लैजिलिन और रेसेटिलिन जो भी कहते हैं। अच्छा, कौन इनहिबिटर्स कौन होते हैं, टोलकैपोन और इंटाकैपोन। फिर डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं, जो काम डोपामीन ने करना था वो वही काम वो कर लेते हैं। तो इसमें एक याद रख लें ब्रोमोक्रिप्टिन और एक याद रख लें प्रामिपेक्सोल, ये D2 है और ये D3 एगोनिस्ट है। फिर वो वाली ड्रग्स जो कि इसकी रिलीज को ज़्यादा करें या इसकी ब्लॉक करें, इसका अपटेक को ब्लॉक करें, उसमें आती है एमेंटिडीन। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि CNS के लिए होती हैं वो है बेंस्ट्रोपिन, बेंसेक्सोल, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन ड्रग्स को देखेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लीवोडोपा, कार्बिडोपा है। बाकियों का अगर आपको सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत और नेम्स आते हो ना तो गुजारा चल जाता है, लेकिन जो ये लीवोडोपा, कार्बिडोपा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो लीवोडोपा है ये मेनली होती है ड्रग, क्योंकि लीवोडोपा आगे जाके ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन के अंदर, और डोपामीन हम डायरेक्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो ऑरली नहीं दे सकते इसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से, जनरल फार्माकोलॉजी, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी नहीं क्रॉस करती। तो अगर हम डोपामीन और ऐसे दे देंगे, ठीक है, डोपामीन की फॉर्म में, तो वो पेरिफेरी में ही अपने इफेक्ट्स दिखाएगी और हमारे लिए मतलब ब्रेन में कुछ जाएगी नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो लीवोडोपा वो है
जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, और ये वेल अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से। इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जो लीवोडोपा है ये जल्दी से ना इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल वॉल, लिवर, किडनीज वगैरह में होता है। वो लीवोडोपा को ब्रेक डाउन कर देता है। तो हम इससे पहले कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे और ब्रेन में जाए, उससे पहले ही वो जो एंजाइम है डोपा डिकार्बोक्सिलेज वो इसको इनहिबिट कर देता है। इसलिए हम फिर साथ एक देते हैं कार्बिडोपा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो डोपामीन के लिए जो मेडिसिन आती है वो ऑलरेडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो जो कार्बिडोपा है वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, यानी कि जो एंजाइम जिसने लीवोडोपा को ब्रेक डाउन करना था उसको वो इनहिबिट करता है। लीवोडोपा ब्रेक डाउन नहीं होती और वो क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को और सीएनएस में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन के अंदर। जो कार्बिडोपा है ना इटसेल्फ वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। अब इसके देखें एडवांटेज क्या होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि जो पेरिफेरी के अंदर डोपा का मेटाबॉलिज्म है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो खत्म हो जाता है। ब्लड लेवल जो है वो डोपामीन का ज़्यादा हो जाएगा, अवेलेबल होगा कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। इसके अलावा हमें इसकी डोज कम देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब हमारा जितनी हम देने उतनी यूजफुल हो रही है, ज़ाया नहीं होगी ड्रग इन शॉर्ट। इसके अलावा जो पेरिफेरी में डोपामीन की वजह से इफेक्ट्स आ सकते थे वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसको डोपामीन लीवोडोपा को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। हमने इसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करवा के सीएनएस में पहुंचा दिया, क्योंकि हमने इसके ब्रेक डाउन वाले एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया था। अच्छा, अब ये इसका क्या करती है कि ट्रेमर्स को ट्रीट करती है, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ये सारे जो पार्किंसन के सिम्टम्स हैं इनको ट्रीट करती है। उसके बाद क्या है कि जो लीवोडोपा है ये इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ये पहले 2-3 साल इफेक्टिव होती है। उसके बाद क्या होता है कि लेस इफेक्टिव हो जाती है और जो मोटर फ्लक्चुएशंस हैं वो फिर से आने लग जाती हैं और फिर यानी इसके खिलाफ टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। यानी 2-3 सालों के बाद इतना ये काम नहीं करती। अब दो बातें होती हैं, एक होता है वियरिंग ऑफ फिनोमेना और एक होता है ऑन ऑफ फिनोमेना। वियरिंग ऑफ फिनोमेना क्या होता है कि जैसे वियरिंग ऑफ, तो इसमें एंड डोज एकाइनेसिया, रिजिडिटी और एकाइनेसिया पेयर होते हैं एट द एंड ऑफ द डोजिंग इंटरवल, यानी कि हमने एक डोज दी है, ठीक है, 3 घंटे बाद दूसरी डोज देनी है, तो जब जैसे 2-2.5 घंटे होंगे तो वो आपकी सिम्टम्स दोबारा अपीयर होने लगेंगे। फिर हम दोबारा मेडिसिन दे देंगे तो सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। फिर जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने लगेगा एट द एंड ऑफ द डोजिंग इंटरवल तो फिर सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं वियरिंग ऑफ फिनोमेना। नेक्स्ट है ऑन ऑफ फिनोमेना। ये होता है कि ब्लड सीएनएस के अंदर डोपामीन का लेवल अगर फ्लक्चुएट करता है तो कभी ऑन स्टेट होता है जब मेडिकेशन इफेक्टिव होती है, मोबिलिटी इंप्रूव होती है, फिर ऑफ स्टेट आ जाता है जिसमें मूवमेंट्स फ्रीज हो जाती हैं, यानी फ्लक्चुएशंस होती हैं डोपामीन के लेवल में। तो ये ऑन के वक्त क्या होता है कि मेडिकेशन इफेक्टिव होती हैं, ऑफ की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ डी रिसेप्टर्स इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन व्हिच लाई आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो डी रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट हो सकते हैं, तो उससे नोजिया वोमिटिंग होती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन ड्यू टू peripheral vasodilation caused by the vascular D receptor, cardiac arrhythmias due to stimulation of the cardiac D receptor, mydriasis, L-dopa is contraindicated in patients with narrow ankle glaucoma। इसके अलावा discoloration of the urine, fat, saliva, dopamine कन्वर्ट होते हैं मेलानिन में। तो बेसिकली हम डोपा दे रहे हैं तो उसके अगर कहीं और भी रिसेप्टर्स हैं तो वो भी स्टिमुलेट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, पेरिफेरल अगर स्टिमुलेट हुआ तो पोस्टरल हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज अगर कार्डियक डोपा रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, मिड्रेसिस, और उसके बाद ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, या और ये भी है कि जो इंपेयरमेंट ऑफ विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म करता है। तो उसके अलावा ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, जो पैरिडॉक्सिन है वो इंक्रीज करता है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द डोपा, यानी जो पेरिफेरी में अगर मेटाबॉलाइज हो जाएगा तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो पैरिडॉक्सिन। इसमें एक और बात थी शायद वो रह गई है, हाँ जी, ये इसमें है कि ये 30 से 60 मिनट्स हमें प्रायर टू मील लेना है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स हैं हमसे ये कम्पीट करते हैं ऑप्शन के लिए, तो इसलिए हमें खाने से आधा घंटा या घंटा पहले ये लेना होता है, ठीक है। ये बात रह गई थी। नेक्स्ट क्या था कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लें। तो हमने पढ़ा था कि ये नैरो एंगल ग्लूकोमा करवा सकता है, तो जिसको पहले ही नैरो एंगल ग्लूकोमा है उसको नहीं देना। ये कार्डियक अरिथमियाज करवा सकता है, तो जिसको कार्डियक अरिथमियाज है उसको नहीं देना। पेप्टिक अल्सर में नहीं देना, अब्सॉर्प्शन ये शायद फर्क आएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नहीं देना, और साइकोसिस में ये नहीं देना है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया लीवोडोपा कार्बिडोपा कंप्लीट हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।